अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है उसका नाम है SDLC। याद रखें कि SDLC हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मुतालिक। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट को SDLC के बारे में लाजमी जानना चाहिए कि SDLC है क्या और इसके कुल कितने स्टेप्स हैं। यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली SDLC के डिफरेंट फेजेस के बारे में है कि SDLC में टोटल कितने फेजेस है और हर एक फेज़ में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो याद रखें कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो हमारे पास ये जो स्टेप है ये एक लॉजिकल मॉडल बनाते हैं और यही लॉजिकल मॉडल SDLC कहलाता है। आगे जाने से पहले आप लोगों को एक पॉइंट बताता जाऊं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स है वो मैंने इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे प्रोवाइड किए हैं, तो आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं कि SDLC में हमारे पास कौन कौन से फेजेस आते हैं। तो SDLC में जो हमारे पास फर्स्ट फेज़ है उसको हम नाम देते हैं प्लानिंग का। तो प्लानिंग के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज़ ऑफ SDLC प्रोसेस। ये बेसिकली SDLC में हमारे पास पहला स्टेप है। हेयर इन दिस फेज द डेवलपर टीम ट्राई टू डिटरमाइन दैट वे वी नीड द न्यू सिस्टम। इस फेज़ में जो डेवलपर टीम होती है वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हम एक नया सिस्टम बना लें, हम एक नया सॉफ्टवेयर बना लें। व्हाट द न्यू सिस्टम विल डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और जो हम नया सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेगा, मतलब कौन सा काम परफॉर्म करेगा, एंड हाउ वी विल डेवलप द न्यू सिस्टम। साथ साथ प्लानिंग में हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नया सिस्टम हम बनाने वाले हैं इसको हम किस तरह बनाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास है एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज़, यानी प्लानिंग फेज़ में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, हेयर इट इज़ ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज द प्रॉब्लम वी फेस्ड इन द करंट सिस्टम। तो प्लानिंग में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से प्रॉब्लम्स थे जो कि इस नए सिस्टम से पहले वाले सिस्टम में मौजूद थे, जिसको हम फेस कर रहे थे, और इसी की बेस पे हम नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे मैंने लिखा है, एंड आल्सो व्हाट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विल बी अवेलेबल इफ़ द न्यू सिस्टम इज़ डेवलप्ड। यानी जब हम ये नया सिस्टम बनाएंगे तो कौन कौन से ऐसे फ़वाइद है जो हमें हासिल हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटी है जो हमें अवेलेबल होंगी इस नए सिस्टम को बनाने से। हेयर इट इज़ आल्सो डिफाइंड दैट व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड हाउ मच टाइम एंड कॉस्ट इज़ नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। यानी यहाँ प्लानिंग में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप कितना होगा, मतलब ये मोबाइल तक लिमिटेड होगा या ये कंप्यूटर सिस्टम पे भी एप्लीकेबल होगा, ये एक मखसूस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा या ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के काम भी सर अंजाम दे सकेगा। साथ साथ ये कितना टाइम लेगा और इसको कितनी बजट की ज़रूरत होगी ताकि हम इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। एंड फाइनली ए रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द मैनेजमेंट। प्लानिंग के आखिर में हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जो कि हम मैनेजमेंट को देते हैं कि हम ये सिस्टम इस वजह से बना रहे हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फेज़ है SDLC का वो है फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी में हमारे पास आता है, इट इज़ द सेकंड फेज़ ऑफ SDLC। ये बेसिकली SDLC का सेकंड फेज़ है। हेयर इन दिस फेज़ इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर द न्यू सिस्टम इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन इन द अवेलेबल टाइम एंड बजट। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा नया सिस्टम बनने वाला है क्या वो हमारे पास अवेलेबल टाइम और बजट में बन सकेगा। मतलब जितना हमारे पास टाइम है और जितना हमारे पास बजट है क्या हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ फिजिबिलिटी स्टडी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, हमारे पास जो फिजिबिलिटी स्टडी वाला फेज़ है वो इन स्टेप्स में डिवाइडेड है।
जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में मैंने लिखा है, इट रिफर्स टू द टेक्निकल रिसोर्सेज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम। यानी फिजिबिलिटी में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसे टेक्निकल बंदे अवेलेबल है कि जो हमारे लिए ये नया सिस्टम बना सकें। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हियर इट इज ट्राइंग टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट नीडेड फॉर द डेवलपमेंट एंड आल्सो टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ द सिस्टम। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में हम ये स्टडी करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास इतना बजट अवेलेबल है कि नहीं कि हम इस नए सिस्टम को बना सकें, और इसका हमारे पास फिर एडवांटेज क्या होगा कि जब हम नया सिस्टम बना लें। थर्ड हमारे पास है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास ये नया सिस्टम बन जाए तो क्या हमारे पास कोई ऐसे एक्सपर्ट बंदे अवेलेबल है जो बाद में इसी सिस्टम को ऑपरेट कर सके। देखें यार, इन दिस फिजिबिलिटी it is trying to understand that whether experts person are available to operate the new system or not। फाइनल हमारे पास जो फिजिबिलिटी में आता है वह है शेड्यूल फिजिबिलिटी। हेयर इट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर द न्यू प्रोजेक्ट कैन बी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंट इन द गिवन टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट बनने वाला है ये एक मखसूस टाइम में बन सकेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है फिजिबिलिटी का वो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस। एनालिसिस बेसिकली हमारे पास SDLC का थर्ड फेज़ है। यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज़ द थर्ड फेज़ ऑफ SDLC। इन दिस फेज़ प्रोजेक्ट टीम स्टडी द वर्किंग ऑफ ओल्ड सिस्टम। यानी जो प्रोजेक्ट बनाने वाली टीम होती है वो ओल्ड सिस्टम को डीपली स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करते जाएँ कि अगर हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी में कोई भी फेज़ फेल हो जाए, मतलब हमारे पास कोई एक्सपर्ट ना हो, कोई बजट ना हो जिसको हम जिसकी बेस पे हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो हमारे पास वहाँ पे फेल होगा। और जब हमारे पास जो सेकंड फेज़ फेल हो जाए तो थर्ड फेज़ में आने की फिर ज़रूरत ही नहीं रहती, मतलब ये प्रोसेस हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो कहने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पे SDLC में जितने भी स्टेप्स हैं उसको आगे ले जाने से पहले आपने वो मखसूस स्टेप जो है उसको फुलफ़िल करना है। मतलब किसी भी फेज़ पे अगर आपके पास रिज़ल्ट नो में आ जाए तो आपको फिर आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब वो प्रोसेस आप वहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो अब आगे जाएं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट सिस्टम को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह काम कर रहा है। दे डीपली स्टडी अबाउट द रिसोर्सेज, बजट, टेक्निकल स्टाफ एट्सेट्रा। एनालिस्ट जो होती है, सिस्टम एनालिस्ट जो होती है वो स्टडी करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कितना है, बजट कितना है, टेक्निकल स्टाफ कितना है, अवेलेबल एंड मेक फाइनल डिसीजन अबाउट न्यू सिस्टम। यानी जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको डीपली स्टडी करते हैं और फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये सिस्टम बनना चाहिए या नहीं। मतलब सिस्टम एनालिस्ट फाइनल ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें आगे जाना चाहिए कि नहीं। अगर सिस्टम एनालिस्ट कहें कि आगे जाना चाहिए तो इसके बाद जो स्टेप है इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में फिर हम क्या करते हैं, इस नए स्टेप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में फिर हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम फिर जो नया प्रोजेक्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कस्टमर क्या चाहता है, स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं, वो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली SDLC का फोर्थ स्टेप है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देते जाएं, इट इज़ द फोर्थ phase of SDLC। here in this phase it is trying to find out the main purpose of the new system। यानी यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेन मकसद क्या है इस नए सिस्टम को डेवलप करने का। दिस फेज फर्दर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पे हमारे पास है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये बेसिकली हमारे पास इन स्टेप पे मुश्तमिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो देखें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग इन दिस स्टेप मीटिंग विद स्टेक होल्डर, जिसको हम कस्टमर भी कहते हैं, आर अरेंज टू फाइंड आउट दैट व्हाट टाइप्स ऑफ फीचर्स दे नीडेड इन द न्यू सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो इसको आप इग्नोर करते जाएं।
रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करते हैं और उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप बेसिकली इस नए प्रोजेक्ट में कौन कौन से फीचर चाहते हैं ताकि मैं आपके लिए इसमें ऐड करता जाऊं। यूजुअली दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी कैटेगराइज एज फंक्शन एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास जितने भी रिक्वायरमेंट होती है उनमें से एक होते हैं फंक्शनल और दूसरे होते हैं नॉन फंक्शनल। इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इट इज़ ट्राइंग टू नो दैट, यहाँ पे 2 दफ़ा दैट लिखा है, जो स्टार्ट में मैंने कहा कि यहाँ पे टाइपिंग एरर पॉसिबल है तो इसका आप लोग इग्नोर करते जाएं। विच टाइप ऑफ फील्ड मस्ट बी एडिड इन द सॉफ्टवेयर एंड हाउ इट्स इंटरफेस विल बी लुक लाइक। यानी हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि हम कस्टमर से कहें कि कौन कौन से ऐसे फील्ड है जो आपके सॉफ्टवेयर में मस्ट होने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें बाज़ फील्ड ऑप्शनल होते हैं और बाज़ मैंडेटरी होते हैं। जिस तरह नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारे पास फिर मैंडेटरी फील्ड में आता है। इसके साथ साथ कभी हमारे पास फील्ड आता है ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप को फिर हम ऑप्शनल जोड़ते हैं, यानी अगर आप इसको फिल ना भी करें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं फंक्शन रिक्वायरमेंट में कि कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जो कि हमने मस्ट प्रोजेक्ट में एंटर करने हैं और साथ साथ कौन से ऐसे हैं जो कि ऑप्शनल है। व्हाट टाइप ऑफ फीचर मस्ट बी इन डेटाबेस एंड हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। आल्सो द लेवल ऑफ एक्सेस टू डिफरेंट यूजर इज डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे हम फंक्शन रिक्वायरमेंट में लेवल ऑफ एक्सेस को भी डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये कौन से बंदों को कितने लेवल तक अलाउड होगा कि वो इसको एक्सेस कर सके। साथ साथ जो हमारे पास नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है उसमें आता है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट जो है उसमें आता है विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम, जो कि सिस्टम की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे। इट मे बी एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट के इस सिस्टम को हम किस तरह एक्सेस करेंगे, यानी अगर हम एडमिशन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो अगर हम किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो हम रोल नंबर के बेस पे करें या नेम के बेस पे करें, इसको हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। साथ साथ इस सिस्टम में हम मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो कितना रखेंगे, ये बेसिकली नॉन फंक्शन में आता है। इसके बाद हमारे पास है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के फेज़ में हम क्या करते हैं, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग से रिलेटेड फेज़ है। तो इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास कस्टमर होता है उसको हम उससे हम पूछते हैं कि आपको इस सॉफ्टवेयर में कौन से फीचर चाहिए और इसको फिर हम फाइनलाइज करते हैं। ये यूजुअली हम इस तरह करते हैं कि कस्टमर को अपने साथ बिठाते हैं और इसको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर दिखाते हैं कि क्या आपको ये जो फीचर चाहिए वो इस लेवल के मुताबिक है कि नहीं। तो वो हमें आंसर देगा कि हाँ ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, ये वाली चीज़, तो वो हमें आंसर देगा कि हाँ ये वाली फ़ीचर मुझे चाहिए और ये वाली नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम जब उसके रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करते हैं, यानी जो वैलिड रिक्वायरमेंट है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसके बाद जो हमारे पास स्टेप है उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फिलहाल रिक्वायरमेंट वैलिडेशन को देखते हैं। इन दिस स्टेप ए मीटिंग इज हेल्ड विद कस्टमर एंड स्टेक होल्डर टू डिस्कस हिम द फीचर्स ऑफ द न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम के फीचर्स के बारे में हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। हेयर डिफरेंट क्वेश्चन अबाउट न्यू सिस्टम इज आस्क्ड फ्रॉम द कस्टमर एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू सिस्टम। कस्टमर से हम डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम कौन कौन से फीचर इसमें ऐड कर लें। इन दिस स्टेप द रिक्वायरमेंट यानी एलिसाइटेड जिसको हम हासिल करते हैं कस्टमर से फ्रॉम द कस्टमर आर रिव्यूड टू रिमूव द कन्फ्यूजन। इसको फिर हम बार बार रिव्यू करते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है वो उससे दूर हो जाए। फाइनली जो हमने उससे वैलिड फीचर्स गेन किए उसको हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लाते हैं ताकि ये हमारे पास फिर सबूत के तौर पर पड़े रहे कि ऐसा ना हो कि वो बाद में वो मुकर जाए कि नहीं इस तरह की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं चाहिए था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। तो फाइनली जब हम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो मीटिंग होती है विद कस्टमर, जो मीटिंग होती है बिटवीन कस्टमर और डेवलपर, इसको हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लाते हैं। और इसमें हम यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर टाइम के साथ चेंजेस आती रहे ऑर्गेनाइजेशन में तो हम वो किस तरह यहाँ पे ऐड करेंगे अपने नए
सिस्टम में। तो ये था हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इसके बाद आता है हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में हम एक रोड मैप बनाते हैं, यानी एक नक्शा बनाते हैं जिसकी बेस पे हम फिर क्या करते हैं, नया सिस्टम डेवलप करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ द SDLC बिकॉज इन दिस फेज द रोड मैप ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ क्रिएटेड। दिस फेज मस्ट बी कम्प्लीटेड वेरी केयरफुली। इसको बहुत ही एहतियात के साथ क्रिएट करना पड़ता है बिकॉज ए सिंगल मिस्टेक इन दिस फेज कैन अफेक्ट द होल सॉफ्टवेयर। चूँकि इसके बाद कोडिंग का फेज़ आता है और कोडिंग हम इसी डिज़ाइन के बेस पे करते हैं। तो अगर डिज़ाइन में हमारे पास गलती आ जाए तो वो गलती फिर लास्ट तक जाती है। इसी वजह से इसको बहुत ही एहतियात के साथ करना चाहिए। डिज़ाइन इज़ बेसिकली पेपर वर्क एंड दिस पेपर वर्क इज़ फाइनली असाइन टू प्रोग्रामर। डिज़ाइन हम बेसिकली पेपर वर्क करते हैं और इसको फिर प्रोग्रामर को असाइन करते हैं एंड दे राइट प्रोग्रामिंग कोड बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर इसी डिज़ाइन की बेस पे वो कोड लिखता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इन डिज़ाइनिंग फेज यूजुअली 3 डिफरेंट टेक्निक्स या जिसको हम आर्किटेक्चर भी कहते हैं यूज़ होते हैं। यानी डिज़ाइन हम बना सकते हैं या तो एल्गोरिथम की फॉर्म में। तो एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यह हमारे पास एक रॉफ प्रोसेस होता है, इसके बेस पे फिर हम प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। या किसी भी प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करते हैं फ्लो चार्ट की मदद से तो वो सिंबल की फॉर्म में होता है। तो इसमें जो डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास है डायमंड सिंबल, फिर हमारे पास है पैरेललोग्राम सिंबल, फिर हमारे पास है एरो सिंबल जो कि डेटा के फ्लो को शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास है इलिप्स जो कि एंड को शो करते हैं और रेक्टेंगल जो कि प्रोसेसिंग को शो करते हैं। लास्ट में हमारे पास जो डिज़ाइनिंग टूल है उसको हम कहते हैं सीडो कोड। तो सीडो कोड हमारे पास वो कोड होता है जिसको बाद में हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखें कि सीडो कोड हमारे पास कोई भी ऐसा कोड होता है जिसमें हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। ये सिंटैक्स फ्री होता है, यानी इसमें यहाँ पे ग्रामेटिकली केयर की कोई ज़रूरत नहीं कि आप इस तरह कहें कि इसको मैं ग्रामेटिकली टिक करता हूँ। आप इसमें ग्रामेटिकल एरर भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये लाउड है। तो सीडो कोड भी हम बेसिकली हमारे पास डिज़ाइनिंग में एक टूल है जिसकी मदद से हम डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग के बाद फिर हमारे पास जो स्टेप है उसको हम नाम देते हैं कोडिंग। तो कोडिंग में क्या आता है, कोडिंग में बेसिकली हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं किसकी मदद से, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की मदद से। यानी वो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम हमारे सामने पड़े होंगे और इसके बाद हम अपने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। तो जब हम कोडिंग को कंप्लीट करते हैं इसके बाद हमारे पास स्टेप आता है टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जब हम कस्टमर की डिमांड पे कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम डायरेक्टली उसको असाइन नहीं करते कि ये ले आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, बल्कि हम क्या करते हैं उसको डमी डेटा के ज़रिए टेस्ट करते हैं, यानी रॉ डेटा के ज़रिए टेस्ट करते हैं ताकि उसमें जो एरर है वो फाइंड आउट हो जाए और इसको हम रिमूव कर सकें। तो जब टेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारे पास है डिप्लॉयमेंट या जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन में हम इस तरह करते हैं कि जो नया सिस्टम हम बनाते हैं उसको फिर ओल्ड सिस्टम पे रिप्लेस करते हैं, उसको फिर हम रिप्लेस करते हैं, उसको फिर हम इस्तेमाल में लाते हैं और वो जो पुराना सिस्टम होता है उसको हम दूर करते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन। तो डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन भी फिर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स में पॉसिबल है, लेकिन वो हम किसी अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमारे पास है मेंटेनेंस या सपोर्ट। मेंटेनेंस और सपोर्ट जो है ये बेसिकली हमारे पास SDLC का फाइनल फेज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इसको वक्फे से चेक करते हैं कि क्या ये हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं, या ये जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। तो टाइम के साथ हम इसको अपडेट करते जाएंगे, उसमें अगर एरर आती रहे तो उसको हम रिमूव करेंगे। तो ये हमारे पास होगा लास्ट स्टेप जिसको हम मेंटेनेंस भी कहते हैं और सपोर्ट भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले कि यहाँ पे मैंने जो नंबर दिए हैं डिफरेंट फेजेस को वो गलती से दिए हैं, मतलब सीक्वेंस के साथ नहीं दिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो टोटल फेजेस है वो 9 है, लेकिन गलती से मैंने इसको सिर्फ 7 ही रखा है। तो आप खुद से इसको फिर करेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक के SDLC है क्या और इसके कितने फेजेस है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।